प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस मॉडल पेपर में। ये एमए द्वितीय प्रश्न पत्र है अंतर्राष्ट्रीय कानून, जो कि 22 सितंबर 2021 को इसका पेपर होना है। इसका पाठ्यक्रम आपके सम्मुख है। इस पाठ्यक्रम पर आधारित जो 100 संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आशा है ये वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। एक बार इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, एक बार सुन लीजिए, और 2-3 बार अगर आपने इसको सुन लिया, देख लिया, तो शायद संभावित इसमें से आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आने हैं वो आ जाएंगे। 20 नंबर का आपका असाइनमेंट जमा कर चुके हैं आप लोग। 80 नंबर का आपका पेपर होना है और इसमें 40 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये 100 प्रश्न है, यानी कि लगभग 2.5 गुना है। तो इसमें से 40 प्रश्न अवश्य आपके परीक्षा में आएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित जो प्रश्न है वो है, अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है जेरेमी बेंथम ने। इसका ए ऑप्शन सही है। दूसरा संभावित प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1789 में, 1789। तीसरा संभावित प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय कानून यूरोपीय व्यवस्था की देन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन ओपेनहीम का है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, डेरिक पटेसनी टोरी सनेटी 1305 में लिखी गई एक पुस्तक है। इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है पीटर डुवो आइस। आपको याद रखनी है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित एक पुस्तक है जो कि 1305 में पीटर डुवो आइस ने लिखी थी। पांचवा संभावित प्रश्न है, ऑन द लॉ ऑफ वार, युद्ध के नियम, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है जेंटली। प्रश्न संख्या 6, ऑन द लॉ ऑफ स्पॉइल्स का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर, इस पुस्तक का लेखक ग्रेसियस है। ए ऑप्शन का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, स्वतंत्र समुद्र सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इसका उत्तर भी ग्रोसियस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये स्वतंत्र समुद्र सिद्धांत का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि जो सामुद्रिक क्षेत्र है वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आता है, और लगभग प्रत्येक राष्ट्र के जो समुद्री तटों से लगे हुए राष्ट्र हैं उनके 12 किलोमीटर का या 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है उसको हम समुद्री क्षेत्र कहते हैं उस राष्ट्र का। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से ग्रोसियस की रचना कौन सी है? तो आपको दिखाई दे रही होंगी 3 रचनाएं, ये सभी उसकी हैं। लूट के माल कानून, युद्ध और शांति की विधि, ऑन द लॉ ऑफ स्पॉइल्स, ये तीनों रचनाएं ग्रोसियस की हैं। प्रश्न संख्या 9, ग्रोसियस का विशेष कार्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून था, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन डनिंग। डनिंग ने कहा कि ग्रोसियस का जो विशेष कार्य क्षेत्र था वो अंतर्राष्ट्रीय कानून था। प्रश्न संख्या 10, अंतर्राष्ट्रीय कानून का संप्रदाय कौन सा है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है इसके मुख्य रूप से 3 संप्रदाय हैं, प्रकृतिवादी, अस्तिवादी या वास्तविकतावादी, और तीसरा ग्रोसियन के नाम से ही ग्रोसियन संप्रदाय है। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून के संप्रदाय हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, ली ड्राइट डी जोन्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है वेटिल, ये इस पुस्तक के लेखक हैं। 12वां संभावित प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय कानून का संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दशक कब घोषित किया गया? अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो एक दशक है, 10 वर्ष का समय है, उसे कब घोषित किया गया? तो ये था 1990 से 1999 के बीच का काल। 13वां संभावित प्रश्न, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून प्राकृतिक नियमों पर आधारित है, ये कथन किसका है? तो जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून प्राकृतिक नियमों पर आधारित है, ये बात ओपेनहीम ने कही। ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। प्रश्न संख्या 14, अंतर्राष्ट्रीय कानून आकाश में पक्षियों की तरह उड़ सकता है, समुद्र में मछलियों की तरह रह सकता है, लेकिन यह नहीं जानता कि उसे पृथ्वी पर कैसे रहना चाहिए, ये कथन किसका है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गोर्की। गोर्की का ये कथन है। 15वां संभावित प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या महत्व है? तो इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन अराजकता से बचाव, बी ऑप्शन विश्व शांति की स्थापना, सी ऑप्शन विश्व सरकार। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों ही जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्व है। प्रश्न संख्या 16, अंतर्राष्ट्रीय कानून का जर्मन भाषा में कौन सा शब्द प्रचलित है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द है इसके लिए जर्मन भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उसका सही उत्तर है वारकेट।
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां संभावित प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय कानून का लेखक कौन है? तो अभी हमने बात की ओपेनहीम के बारे में, कई जगह जिक्र आया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो पुस्तक है उसका लेखक है ओपेनहीम। आपकी परीक्षा में ये ओपेनहाइम के नाम से भी आ सकता है, हाइम, तो वहाँ कन्फ्यूज मत होना, ओपेनहीम और ओपेनहाइम एक ही व्यक्ति होंगे। 18वां संभावित प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय कानून उन वैधानिक नियमों के पुंज को कहते हैं जो स्वतंत्र राज्यों के मध्य लागू होते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, श्वार्ज़ेनबर्गर। प्रश्न संख्या 19, अंतर्राष्ट्रीय कानून उन नियमों और प्रथाओं के समूह को कहते हैं जिनके अनुसार सभ्य राज्य एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर संपूर्णानंद। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कानून का आवश्यक तत्व है? तो राष्ट्रों के मध्य व्यवहार, परंपराएं, आपसी समझौते, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए आवश्यक तत्व हैं। प्रश्न संख्या 21, अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रबल आलोचक कौन था? तो जो ऑस्टिन है, हॉब्स हैं, कॉलरिज हैं, ये सभी इसके आलोचक रहे हैं। प्रश्न संख्या 22, मूल रूप से राष्ट्रों का कानून प्राकृतिक नियम के अलावा कुछ नहीं है जो राष्ट्रों पर लागू होता है। ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है बैटेल का। अंतर्राष्ट्रीय कानून की जो ये पुस्तक है, जो आपका ये पेपर है, इसमें परिभाषाएं अधिक पूछी जाएंगी। इसके अलावा कुछ तारीखें या डेट्स आएंगी, सन वगैरह, उसका आपको ध्यान रखना है कि किस वर्ष में कौन सी घटना घटी है जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून न मानने का क्या कारण है? तो बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून ही नहीं माना। तो इसका कुछ कारण है, वो है बाध्यकारी शक्ति का अभाव, इसके व्याख्या का अभाव और इसकी संहिता का अभाव। उपरोक्त सभी इसके उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 24, अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कमजोर कानून है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ओपेनहीम। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किसने शांति के नियम को प्रधानता दी? तो इसका उत्तर भी हो जाएगा ओपेनहीम। आप लोग देख रहे होंगे ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर ओपेनहीम हो रहे हैं, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून नाम की जो पुस्तक है उसका लेखक ही ओपेनहीम है। तो ये पेपर भी उसी पर आधारित है, अंतर्राष्ट्रीय कानून पर। तो ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर ओपेनहीम ही इसमें आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या 26, 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र का विकास हुआ है। किस क्षेत्र का विकास हुआ है? तो आप सभी जानते हैं, लोक कल्याणकारी क्षेत्र का, व्यापारिक कानून का, और नई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो बनी या संगठन बने उनका इसमें विकास हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, पैक्टा संट सर्वेंडा सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इटली के एक विद्वान थे फ्रेंजिलाटी, ये पैक्टा संट सर्वेंडा सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार नैतिकता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ब्रीयरली, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून की अधीनता से मुक्त नहीं रह सकता, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है सेसिल हार्ट्स का। 30वां संभावित प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करने का उपाय क्या है? तो इसका उपाय है प्रतिवेदन देना, प्रतिबंध लगाना, अन्वेषण या खोज करना। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, विश्व व्यापार का जो प्रमुख केंद्र था पेंटागन, उस पर आतंकवादी हमला कब हुआ? तो आपको याद रखना है 11 सितंबर 2001 को ये हमला हुआ था, जिसे 26/11 की घटना के 9/11 की घटना के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 32, राष्ट्रों की सामान्य इच्छा ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत है, ये कथन किसका है? तो फिर से ओपेनहीम इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 33, वेस्टफैलिया की संधि कब हुई? तो इसका उत्तर है 1648 में। प्रश्न संख्या 34, प्रथम विश्व शांति सम्मेलन का आयोजन हेग में कब किया गया? तो इसका उत्तर बी हो जाएगा 1899 में। 35वां संभावित प्रश्न, समुद्री युद्ध नियम सम्मेलन का आयोजन लंदन में कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1908 से 1909 के मध्य। प्रश्न संख्या 36, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है 1947 में, 1947।
प्रश्न संख्या 37, अंतर्राष्ट्रीय कानून के कौन कौन से प्रकार हैं? तो इसका उत्तर है 2 प्रकार हैं इसके, पूंजीवादी कानून तथा साम्यवादी कानून। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों इसके प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 38, हम एक राज्य में नहीं रहते अपितु राज्यों की एक पद्धति में रहते हैं, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है लेनिन का। लेनिन जो कि बोल्शेविक क्रांति के नेता थे, 1917 में जार निकोलस द्वितीय का पतन होने के बाद इन्होंने रूस में रूसी क्रांति को जन्म दिया था। प्रश्न संख्या 39, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अभी आप समझ ही गए होंगे, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी और ये लेनिन का सिद्धांत है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किन देशों के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अल्प विकसित देश। आप किताब में या नेट पर ढूंढेंगे तो शायद आपको वहाँ पर विकासशील और अल्प विकसित देश दोनों मिले, लेकिन वास्तविक अर्थ में इसका जो संबंध है वो अल्प विकसित देशों से है। और तीसरी दुनिया या थर्ड वर्ल्ड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया था वो विद्वान था एल्फ्रेड सोबी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 41, 3 वर्ल्ड ऑफ डेवलपमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर है इरविन होरोविट्ज, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, एशिया अफ्रीका के अधिसंख्य पिछड़े देशों को क्या कहा जाता है? तो जो एशिया और अफ्रीका के पिछड़े हुए देश हैं अत्यंत, जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उन्हें चौथी दुनिया, 4th वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे, जो विकसित देश हैं उन्हें प्रथम दुनिया कहते हैं, विकासशील देशों को दूसरी दुनिया, जो अल्प विकसित देश हैं उनको तीसरी दुनिया, और जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या, गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा में व्यतीत करते हैं, महामारियों से ग्रस्त एशिया और अफ्रीका के देश हैं, उन्हें चौथी दुनिया या 4th वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 43, चौथी दुनिया के देशों की मुख्य समस्या क्या है? तो इसका उत्तर है जनसंख्या विस्फोट, भुखमरी, आर्थिक स्रोतों का अभाव। प्रश्न संख्या 44, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय कब हुआ? तो आप सभी जानते हैं इसका उदय 70 के दशक में हुआ था। प्रश्न संख्या 45, तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व तथा मैकमोहन रेखा का निर्माण कब किया गया था? आप सभी जानते हैं चीन को पहले ताइवान के नाम से जाना जाता था, राष्ट्रवादी चीन कहते थे इसको, लेकिन 1914 के बाद उसने 1971 के बाद उसने अपना विस्तार किया और उसका जो अब वर्तमान स्वरूप दिखाई देता है वो जनवादी चीन के रूप में है, एनपीसी जिसे हम कहते हैं। तो 1914 में उसने तिब्बत पर भी अधिकार कर लिया था। प्रश्न संख्या 46, स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो इसका सही उत्तर है 2002 में। और 193वां जो सदस्य है वो है दक्षिणी सूडान, जो 2011 में इसका सदस्य बना, अंतिम सदस्य देश 193वां। प्रश्न संख्या 47, मैंडेट व्यवस्था 1946 में समाप्त की गई, उसके स्थान पर किस व्यवस्था को अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर है न्यास पद्धति को, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग भी है, ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं इसको। प्रश्न संख्या 48, फ्रेंच गणतंत्र को किसी भी मान्यता की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार सूर्य को किसी की आवश्यकता नहीं होती। आप सभी समझ सकते हो, सूर्य को किसी भी प्रकार की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती कि ये सूर्य है। उसी प्रकार से जर्मन साम्राज्य के लिए भी किसी व्यक्ति ने कहा था, और लगभग यही बातें फ्रेंच गणतंत्र के लिए भी किसी व्यक्ति ने कही थी कि फ्रेंच गणतंत्र को या फ्रांस को किसी भी प्रकार की मान्यता की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रांस का जो तानाशाह था वो था नेपोलियन। इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, इजराइल राष्ट्र का जन्म कब हुआ? तो इजराइल जब बना 15 मई 1948 में। खुले समुद्र की अवधारणा का प्रारंभ कब हुआ था? यार बच्चों, जो खुले समुद्र की अवधारणा है इसका प्रारंभ हुआ था 1958 में। प्रश्न संख्या 51, प्राधिकार के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो प्राधिकार के जो 3 प्रमुख अंग हैं उसमें सभा, परिषद और सचिवालय, ये तीनों इसके अंग हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 52, प्रोटोकॉल शब्द किस भाषा से लिया गया है, या प्रोटोकॉल जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंच भाषा का। 53वां समाहित प्रश्न, राजदूत एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति होता है जो कि अपने देश के स्वार्थ के लिए विदेशों में झूठ बोलता है या सत्य बोलता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है हेनरी वॉटन का। प्रश्न संख्या 54, स्थायी दूतों का कार्य क्या होता है?
तो स्थायी दूतों का कार्य होता है संधि वार्ता करना, निरीक्षण करना, संरक्षण करना, प्रशासन करना, जनसंपर्क और प्रतिनिधित्व करना। ये सभी कार्य स्थायी दूतों के होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55। दूत यदि चांडाल भी है तो भी उसका वध करना गलत है, अवध्य है। ये कथन किसका है? तो ये कथन था कौटिल्य का। प्रश्न संख्या 56। राजदूत का शरीर पवित्र और अवध्य होता है, अर्थात उसका वध नहीं किया जा सकता। ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है लॉन्ग चैप्स का। प्रश्न संख्या 57। दूतावासों में दी जाने वाली शरण को क्या कहते हैं? तो दूतावासों में दी जाने वाली शरण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कूटनीतिक आश्रय, डिप्लोमेटिक असाइलम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक दूत का प्रकार है? तो जो वाणिज्यिक दूत है उनके प्रकारों के बारे में बात की गई है। वाणिज्यिक दूत का प्रकार है महावाणिज्य दूत, उपवाणिज्य दूत, वाणिज्य एजेंट। ये तीनों प्रकार इसके हैं। प्रश्न संख्या 59। प्रत्यर्पण या एक्स्ट्राडिक्शन जिसे कहते हैं, एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के लिए ऐसे व्यक्ति को सौंपना है जिसने प्रथम राज्य के प्रदेश में अपराध किया हो। ये कथन किसका है? तो उसका सही उत्तर है लॉरेंस का। प्रश्न संख्या 60। सर्वप्रथम प्रत्यर्पण या एक्स्ट्राडिक्शन कानून किस देश ने बनाया? तो इसका सही उत्तर है बेल्जियम ने 1833 में बनाया। प्रश्न संख्या 61। प्रत्यर्पण या एक्स्ट्राडिक्शन की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपराधी को दंड देने हेतु, व्यावहारिक समस्या का समाधान करने हेतु, प्रत्यर्पण के दंड के भय हेतु। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62। चुंग ची चयुंग बनाम किंग विवाद में या वाद में, इस केस में न्यायाधीश ने किसकी मांग को आवश्यक माना? इसका सही उत्तर है प्रत्यर्पण या एक्स्ट्राडिक्शन की मांग को उसने सही माना। राजनीतिक अपराध केवल वे होते हैं जो घटनावश होते हैं। किसने कहा? इसका सही उत्तर है स्टीफेन ने। प्रश्न संख्या 64। यहूदियों के नरसंहार होलोकॉस्ट को किसने अंजाम दिया था? तो जो यहूदियों का नरसंहार था वो हिटलर ने कराया था, और उसका एक व्यक्ति था, सेनापति था, सैनिक था, आई कमान। उसने होलोकॉस्ट को या यहूदियों के नरसंहार को अंजाम दिया था। प्रश्न संख्या 65। गॉडफ्रे मामले में किस शब्द की व्याख्या की गई थी? जो गॉडफ्रे मामला था उसमें किस शब्द की व्याख्या की गई थी? उसमें की गई थी भगोड़े शब्द की व्याख्या। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66। तटस्थ राज्य उन्हीं राज्यों को कहा जा सकता है जो युद्धमान शक्तियों में से किसी एक पक्ष की ओर से नहीं लड़ते और मैत्री संधि द्वारा किसी एक पक्ष के साथ बंधे नहीं होते। ये कथन किसका है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा विंकर्सॉक का। प्रश्न संख्या 67। तटस्थता या न्यूट्रलिटी की विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर है युद्धकालीन मनोवृत्ति, निष्पक्षता तथा मानसिक स्थिति। इसका डी ऑप्शन सही है। उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में से कौन तटस्थता या न्यूट्रलिटी का एक प्रकार है? इसका सही उत्तर है शाश्वत, सामान्य तथा आंशिक, ऐच्छिक तथा अभिसाम्यात्मक। उपरोक्त सभी न्यूट्रलिटी के प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 69। तटस्थ राज्य का कर्तव्य क्या होता है? तो तटस्थ राज्य का कर्तव्य होता है परिवर्तन, निवारण, मुक्त सहमति। उपरोक्त सभी इसके कर्तव्य होते हैं। प्रश्न संख्या 70। कॉर्फू चैनल केस या वाद किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है कॉर्फू चैनल जो वाद था ये 1946 में हुआ था। प्रश्न संख्या 71। किस केस में परिवेष्टन तथा अधिग्रहण न्यायालय की कार्यप्रणाली प्रकट हुई? तो इसका सही उत्तर है ए कॉर्फू चैनल वाद में। प्रश्न संख्या 72। चांग ची चुंग बनाम किंग वाद में किंग वाद का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है लॉर्ड अटकिंस से। प्रश्न संख्या 73। न्यायालय उस नियमावली को मान्यता देते हैं जिसे राष्ट्र अपने मध्य स्वीकार करते हैं। ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड अटकिन। ये न्यायाधीश थे। 74वां समावित प्रश्न।
जोहोर किस प्रायद्वीप का एक स्वतंत्र राज्य है? तो इसका सही उत्तर है मलाया। प्रश्न संख्या 75, मिघेल बनाम जोहोर के सुल्तान का जो केस था ये किस वर्ष उत्पन्न हुआ? इसका सही उत्तर है 1894 में। प्रश्न संख्या 76, जोहोर के सुल्तान ने किससे विवाह करने का वचन दिया और फिर मुकर गया? तो इसका सही उत्तर है मिघेल को, जिसके कारण ये केस बना बाद में मिघेल बनाम जोहोर के सुल्तानवाद, क्योंकि उसने मिघेल से विवाह करने के बाद उससे विवाह करने से मना कर दिया। 77वां संभावित प्रश्न, नाकाबंदी जिसे हम ब्लॉकेज कहते हैं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है शत्रु को हानि पहुंचाना। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से कौन नाकाबंदी या ब्लॉकेज का प्रकार है? तो प्रभावशाली नाकाबंदी, तथ्यशील नाकाबंदी, व्यापारिक नाकाबंदी, ये सभी प्रकार इसके हैं। उपरोक्त तो सभी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 79, लॉर्ड पार्कर ने किस केस में निर्णय दिया कि नाकाबंदी की घोषणा करने वाला देश नाकाबंदी वाले बंदरगाहों में प्रवेश करने वाले पोतों को पकड़ने को न्यायोचित घोषित किया जा सकता है उनको? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमोरा केस 1916 में। प्रश्न संख्या 80, युद्ध संबंधी परंपरागत या अंतर्राष्ट्रीय नियमों को भंग करना क्या कहलाता है? तो इसे वार क्राइम्स या युद्ध अपराध कहते हैं। 81वां संभावित प्रश्न, किसने कहा था युद्ध संबंधी नियमों को तोड़ना युद्ध अपराध कहलाता है? एक परिभाषा भी है युद्ध अपराध की, तो इसका सही उत्तर है कैल्सन ने। प्रश्न संख्या 82, जोहोर के सुल्तान का नाम क्या था? अभी हमने बात की थी जोहोर के सुल्तान का एक केस था जो मिघेल बनाम जोहोर के सुल्तानवाद के नाम से जाना गया। तो जोहोर के जो सुल्तान था उसका नाम था अल्बर्ट बेकर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83, अल्तमर्क की घटना का संबंध किन देशों से है? तो जो अल्तमर्क की घटना है उसका संबंध नॉर्वे और जर्मनी से है। प्रश्न संख्या 84, पैक्ट हवाना बनाम लोला कब संपन्न हुआ? ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1900 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 85, एसएस लोटस केस का संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस और तुर्की। इसको याद कीजिएगा ठीक से। एसएस लोटस जो वाद था, जो केस था, वो फ्रांस और तुर्की के मध्य हुआ था। प्रश्न संख्या 86, एसएस लोटस केस में फ्रांसीसी स्टीमर तुर्की स्टीमर से कब टकराया? तो ये 1926 में टकराया था, जिसके बाद एसएस लोटस केस फाइल किया गया था। प्रश्न संख्या 87, चुंग ची चेंग बनाम द किंग केस किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर है 1938 में हांगकांग में। प्रश्न संख्या 88, अलबामा का दावा 1869 केस किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है यूएसए और यूके। प्रश्न संख्या 89, पैक्वेट ऑफ हवाना एंडोला केस में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे इसमें मेलविल फुलर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90, मछली पकड़ने के 2 जहाज पैक्ट हवाना एंडोला कब रवाना हुए थे? इसका सही उत्तर है 1898 में। प्रश्न संख्या 91, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के बाद सुनाया गया पहला मामला कौन था? तो इसका सही उत्तर था कॉर्फू चैनल वास 1947 से 1949 का। प्रश्न संख्या 42, कॉर्फू चैनल वाद का किस कानून पर स्थायी प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर है सामुद्रिक कानून पर। प्रश्न संख्या 93 विनायक दामोदर सावरकर को मार्सिलिया बंदरगाह पर कब गिरफ्तार किया गया? तो इसका सही उत्तर था 8 जुलाई 1910 में। प्रश्न संख्या 94, सावरकर का प्रत्यर्पण किन किन देशों के मध्य हुआ था? तो इसका सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य। 95वां संभावित प्रश्न, अल्तमार्क घटना में किस शब्द को अपमानजनक माना गया? तो इसका सही उत्तर है जोसिंग शब्द को, इसे अपमान का सूचक माना जाता था। 96वां संभावित प्रश्न, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही उत्तर है 30 अनुच्छेद हैं। प्रश्न संख्या 97, भारत रूस प्रत्यर्पण संधि कब हुई?
तो इसका सही उत्तर है सन 2000 में। प्रश्न संख्या 98, बैटल के अनुसार संधि का प्रकार कौन सा है? तो जो संधियाँ होती हैं, संधि का जो प्रकार है उसमें समान असमान संधि, वास्तविक संधि, व्यक्तिगत संधि, ये सभी संधियाँ संधियों के प्रकार हैं। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी ऑप्शन सही हैं। और अंतिम 2 प्रश्न, प्रश्न संख्या 99, जोहोर का सुल्तान अल्बर्ट बेकर इंग्लैंड कब गया? तो इसका सही उत्तर है 1885 में। आज का अंतिम संभावित प्रश्न, 100वां प्रश्न, अल्तमर्क 299 वाद केस में अल्तमर्क क्या था? ये 1940 का एक वाद है। तो अल्तमर्क एक जर्मन टैंकर का नाम था, ये याद रखना। तो प्यारे बच्चों, आज के ये 100 प्रश्न आशा है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित इन प्रश्नों को बार बार देखिएगा और अपने मित्रों को भी भेजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन प्रश्नों के उत्तर मिल सकें और उससे वो लाभ उठा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो इसको पढ़िएगा, इससे आपको लाभ होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।